ऑडियो जो है वो सिस्टम से ऑफ था। अब आया वॉइस। ओह माय गॉड, इतनी मेहनत की मैंने, सब बेकार। गर्मी लगने लगी मेरे को, गड़बड़ हो गई। हाँ, अब स्टार्टिंग से तो बताना ही पड़ेगा, सब कुछ शुरू से शुरू करना पड़ेगा, सारी मेहनत मेरी बेकार। चलो फिर से एक बार मेहनत करते हैं, ठीक है। हाँ भाई, कोई बात नहीं, होता है, ये सारी चीजें जिंदगी में लगी रहती है, ठीक है। तो कोई टेंशन की बात नहीं, हो सकता इस बार मैं पिछली बार तो और अच्छा बताऊं, ठीक। हाँ, तो एक बार फिर से सभी को गुड इवनिंग। आज हम लोगों को पढ़ना है, क्या पढ़ना है? तीसरा पॉइंट जो बचा हुआ था, सामान्य बिंदु पर। कहां पर? सामान्य बिंदु पर। कल हम लोगों ने किसी द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पढ़ ली थी और निरक्षीय स्थिति पढ़ ली थी। आज हम लोग पढ़ेंगे कि उस द्विध्रुव के ना तो अक्ष पर कोई बिंदु हो, ना तो निरक्ष पर कोई बिंदु हो, मतलब किसी सामान्य अवस्था में। अक्ष किसको कहते सबको पता है, ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है। इस रेखा को हमने अक्ष कहा था और इसकी लंब समद्विभाजक रेखा को हमने निरक्ष कहा था। आज हम जो बिंदु लेंगे वो ना अक्ष पे होगा और ना निरक्ष पे होगा, वो इस पॉइंट पे होगा P, जिसका निर्देशांक r कॉमा थीटा है ना। r कॉमा थीटा मतलब इस द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर और इसके जो द्विध्रुव आघूर्ण P है उससे थीटा कोण पे, है ना। देखो, निर्देशांक लिखने के दो तरीके होते हैं, दो क्या तीन तरीके होते हैं। आप लोगों को केवल एक पढ़ाया जाता है, कौन सा? ये समकोणीय अक्ष। एक एक्स अक्ष होती है, एक वाई अक्ष होती है, और अगर कोई पॉइंट P का निर्देशांक x, y है तो इसका मतलब P तक पहुंचने के लिए इधर हम x दूरी चलेंगे और इधर हम y दूरी चलेंगे, है ना। पहुंच गए बिंदु P तक x, y, ये आप लोग पढ़ते हो, है ना। 10 साल पहले लगभग सिलेबस में, हाँ 10 साल पहले, मैं सही कह रहा हूं, लगभग 10 से 12 साल पहले सिलेबस में समकोणीय अक्षों के साथ साथ किसी कोण पर झुकी हुई अक्षों का निर्देशांक भी सिलेबस में था। मतलब अगर ये समकोण पर ना हो, एक्स अक्ष ये है और वाई अक्ष ये है, बीच में कोण 30 डिग्री हो, ये भी एक सिस्टम होता है, लेकिन इस सिस्टम को कोई मतलब नहीं, बेकार सिस्टम होता है, इसलिए इसको वैसे भी जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक और सिस्टम होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ध्रुवीय तंत्र बोलेंगे जिसको हम लोग, निर्देशांक तंत्र बोलेंगे, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक अक्ष को, केवल एक अक्ष को लेते हैं बस, एक्स अक्ष, यहां पे वाई वाई नहीं होता है। और हम ये बताते हैं कि किसी बिंदु तक पहुंचने के लिए अगर हम इससे 30 डिग्री के कोण पर 2 मीटर की दूरी चले तो इसका मतलब इसका निर्देशांक हो जाएगा 2 मीटर कॉमा 30 डिग्री। क्या हो जाएगा? 2 मीटर कॉमा 30 डिग्री, ठीक है। मतलब इस अक्ष से 30 डिग्री के कोण पर 2 मीटर गए तो इसका हो जाएगा 2 मीटर कॉमा 30 डिग्री। बात समझ में आई? ये भी एक तरीका होता है। तो वही है कि इससे इस P को हमने एक अक्ष मान ली, P से थीटा कोण पे R दूरी पर गए तो इसका निर्देशांक हो गया R कॉमा थीटा। बोलो ये बात समझ में आई? ये निर्देशांक पद्धति समझ में आई कि नहीं आई? अब किसी में सर R कॉमा तो X कॉमा Y क्यों नहीं ले रहे? बेटा बहुत टिपिकल हो जाएगा, फॉर्मूला देखने ना बड़ा गंदा सा दिखेगा, डेरिवेशन करना भी मुश्किल हो जाएगा। ये पद्धति यूज करने पे क्या होता है कि फॉर्मूला भी देखने में अच्छा लगता है और हमारा डेरिवेशन भी आसान हो जाता है। क्लियर है? ओके, शाबाश। तो ये मैं केवल आपको ये समझा रहा था कि कौन कौन सी पद्धति हम लोग यूज करते हैं निर्देशांक बताने के लिए। ये सिस्टम सब पहले सिलेबस में था, अब केवल एक सिस्टम है एक्स वाई अक्ष वाला, बस बाकी सब हटा दिया गया है। तुम तो खुश हो जाओ, वाह 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 वाह, पढ़ना नहीं है ना। तो ये P है और इससे थीटा कोण पे R दूरी पर कोई बिंदु जिसका निर्देशांक R कॉमा थीटा है। और बिंदु P पे मुझे क्या निकालना है? बिंदु P पर मुझे निकालना है, एक चीज ध्यान रखिएगा, बिंदु जब भी लिखते हैं तो हमेशा कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं, तो ये कैपिटल P है, ठीक है। और
जैसे यहां क्वांटिटी हम लोगों ने लिखी है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो ये स्मॉल p है। यहां स्मॉल कैपिटल दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन बिंदु हमेशा कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो द्विध्रुव आघूर्ण को हम स्मॉल लेटर p से लिखते हैं और बिंदु p को हम कैपिटल P से लिखेंगे। ठीक, तो हमें बिंदु P पर क्या बताना है? बिंदु P पर हमें बताना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है अपने को। कहां ज्ञात करनी है? बिंदु P पर अपने को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब दिमाग में एक चीज आ रही है कि यार देखो, दो तरीके डेरिवेशन को करने के हैं। एक तरीका जो मैक्सवेल बुक्स में दिया हुआ है वो इसको ऐसे आगे बढ़ा लेता है, उसके बाद इसको कॉस थीटा साइन लगा के इससे दूरी निकाल लेता है, फिर इससे दूरी निकाल लेता है। मेरे को बड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है। मेरे को सीधी बात ज्यादा समझ में आती है। सीधी बात नो बकवास, है ना। सीधी बात क्या है कि देखो भाई, वैद्युत द्विध्रुव के लिए भाई फॉर्मूला लिखा तो क्या है? फॉर्मूला अक्षीय अक्षी में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब 2p अपॉन r क्यूब, है ना। यानी केवल p और r से मतलब था बस अपने को। ये q, बीच की दूरी 2l, ये सब चीजें कुछ भी इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी फॉर्मूला सीधा p के पदों में था, और वैद्युत द्विध्रुव है तो p उसके लिए सिग्निफिकेंस रखेगा। ql अपने को नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, p पता है ना, काम हो जाएगा। ठीक है, तो हम करते क्या है कि हम इन सबको हटा के हम मान लेते हैं कि अपने पास एक वैद्युत द्विध्रुव है। ये एक वैद्युत द्विध्रुव है ना, P। ठीक, अपने को P से मतलब है, P ही सिग्निफिकेंस है उसका। ये एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक, और ये यहां से अपन लोगों को यहां से ये कोई पॉइंट है r, थीटा। इसका मतलब है कि थीटा कोण पे और r दूरी पर ये पॉइंट है। मुझे उस पॉइंट पे तीव्रता ज्ञात करनी है। अच्छा, वो पॉइंट ना तो अक्षीय स्थिति में ना निरक्षीय स्थिति, दोनों में नहीं है। तो मेरे दिमाग में आई एक खुरापात। खुरापात ये आई कि क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, अगर मैं इसको वियोजित कर लूं एक इस दिशा में और दूसरा इसके लंबवत, मतलब इस दिशा में, बोलो, अगर मैं इसको वियोजित कर लूं तो आप कहोगे सर जिससे कोण बनता है तो P इधर जाएगा तो हो जाएगा P cos थीटा, और इधर आ जाएगा तो P sin थीटा हो जाएगा। बोलो, बात समझ में आ रही है? इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बताओ। इधर है P तो इसको वियोजित के इधर आ गया P cos थीटा, इधर आ गया P sin थीटा। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर बात सबको? जल्दी बताओ। क्लियर है? दो मिनट पहले का वीडियो देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा वियोजित क्यों कर रहे हैं। क्लियर है सभी को? है ना। अब ध्यान से देखिए यहां पे, तो अगर मैं केवल P sin थीटा को देखो, एक मिनट के लिए मैं सब कुछ देखना बंद कर दूं, वैसे भी जिसको वियोजित करते हैं वो मतलब खत्म हो गया। अगर हमने इसको वियोजित किया तो P खत्म हो गया, P पिक्चर से गायब। P पिक्चर से क्या हो गया? P हो गया पिक्चर से गायब, है ना। हमने आपको 1000 बार बताया है कि वियोजित जिसको कर दिया उसको हटा करके उसकी जगह 2 लगाए, तभी तो वियोजित किए हैं। मतलब P को हटा करके P cos थीटा और P sin थीटा लगाए हैं हम लोग, है ना। यानी P हमारे अब किसी काम का नहीं रह गया। हमारे काम का कौन है? P cos थीटा और P sin थीटा। गुड, P cos थीटा और P sin थीटा। अब एक एक को दोनों को देखेंगे। पहले ध्यान से देखो P cos थीटा को। तो क्या P cos थीटा के लिए ये बिंदु इसकी अक्षीय स्थिति में है क्या? तुम लोग बताओ, फिर मैं आगे चलता हूं। क्या बिंदु कैपिटल P P cos थीटा की अक्षीय स्थिति में है क्या? बताओ। केवल P cos थीटा को देखो बस, और कुछ मत देखना। क्या बिंदु कैपिटल P cos थीटा की अक्षीय स्थिति में है क्या? जल्दी बोलो, है कि नहीं है? क्या बिंदु कैपिटल P cos थीटा की अक्षीय स्थिति में है कि नहीं है? है ना। अरे गधों नहीं वालों, कल का लेक्चर देखा है कि मुठाए चले आए सीधा? अभी नहीं है, नहीं है। अक्षीय स्थिति समझते हो क्या होता है? हैं?
अक्षीय स्थिति मतलब उसी उसी रेखा को आगे बढ़ाने पे, तो क्यों नहीं है अक्षीय स्थिति में? बिना मतलब की बात करते हो, है ना? बिल्कुल अक्षीय स्थिति में, पी कॉस थीटा की अक्षीय स्थिति में, क्योंकि इसी को आगे बढ़ाने पे तो बिंदु मिल रहा है, मतलब अक्षीय स्थिति में है। तो आप कहोगे कि बिंदु कैपिटल पी, बिंदु पी पी कॉस थीटा के अक्षीय स्थिति में है। कहां है? अक्षीय स्थिति में है, पी कॉस थीटा के अक्षीय स्थिति में है। अतः पी कॉस थीटा के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र, बताओ मुझे, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या था? याद है किसी को? अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या था? जल्दी बताओ। अक्षीय स्थिति में फॉर्मूला क्या था ई का? 1/4πε0, गुड, 1/4πε0, आगे 2p/r³, गुड, है ना? 2p, बेटा p नहीं 2p, ऊपर वाला आंसर सही है, नीचे लगा गड़बड़ है। हाँ 2p/r³ ना, तो 2p की जगह यहां क्या हो जाएगा? तो आपको सिर्फ p की जगह है p cos थीटा, p की जगह क्या है? p cos थीटा, तो 2p cos थीटा डिवाइडेड बाई r³। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? जल्दी से बताओ, ये अच्छी स्थिति में हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बताओ, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छी स्थिति में यही फॉर्मूला तो होता है ना, कि कुछ और होता है? जल्दी बताओ। और P की जगह क्या हो जाएगा? P की जगह हो जाएगा P cos थीटा। क्लियर है? तो E1 आ गया। ये किसके कारण है? P cos, लेकिन यहां पे दो दो द्विध्रुव हैं। आप ऐसे समझ सकते हो कि ये एक नहीं, क्या है? एक फिर नहीं मिल रही मेरे को, कोई मिल गई। जब मैंने P को वियोजित किया तो एक नहीं दो दो हैं। एक है P cos थीटा, दूसरा है P sin थीटा। अब अपने पास दो दो द्विध्रुव है, एक P sin थीटा, एक P cos थीटा। तो क्या करेंगे हम लोग? P cos थीटा की अक्षीय स्थिति में है। अब ध्यान से P sin थीटा को देखो, एकदम घूर घूर के देखो P sin थीटा को, और तुम लोग अपने से देख के बताओ कि P sin थीटा के लिए बिंदु P कहां है? बताओ, जल्दी बताओ। P sin थीटा के लिए बिंदु P कहां है? दिख रहा है सबको? जल्दी से बताओ। हाँ यार, लाइक वाइक तुम लोगों को रोज कहना पड़ता है, ठोको दबा के एकदम। क्या बात हुई है? हाँ भैया, निरक्षीय स्थिति में है। शाबाश, बहुत अच्छे, तुम सब बहुत समझदार निकले। तो P sin थीटा की निरक्षीय स्थिति में हो गया, तो आप कहोगे कि बिंदु P P sin थीटा के निरक्षीय स्थिति में है। क्यों भाई, कहां है? बिंदु P P sin थीटा के निरक्षीय स्थिति में है। अगर निरक्षीय स्थिति में है तो आप कहोगे अतः बिंदु P पर P sin थीटा के कारण वैद्युत क्षेत्र, बताओ भैया किधर होगा? जल्दी बताओ किधर होगा? तो आप कहोगे सर E2 इज इक्वल टू 1/4πε0, और P/r³ होता है, तो P की जगह हम लिख देंगे P sin थीटा डिवाइडेड बाई r³। बोलो, एक पेन रख देते हैं, भावनाओं में निकल आई। हाँ भाई, क्लियर है? क्लियर है क्या ये? जल्दी बताओ।
इतनी बात सबको समझ में आई। हम लोगों ने क्या निकाल लिया कि पी कॉस थीटा की अक्षीय स्थिति में था तो अक्षीय का सूत्र लगा दिया, पी साइन थीटा निरक्षीय सूत्र लगा दिया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि समझने वाली है, बहुत ध्यान समझिएगा, है ना। थोड़ा सा मेरे को डायग्राम चाहिए होगा, तो मैं डायग्राम को कर लेता हूं कॉपी। अच्छा, यही सब फायदा होता है इस बोर्ड पढ़ाने का। ये देखो डायग्राम उधर सीधा आ गया, ये हो गया पेस्ट। वाओ, वेरी गुड, है ना, गुड, ठीक, अच्छा लगा है। अब यहां पे समझने वाली बात है, याद करो वो दिन मैंने तुम लोगों को बताया था, क्या बताया था कि अक्षीय स्थिति में जो तीव्रता होती है वो किधर होती है, तो तुम कहोगे सर अक्षीय स्थिति में जो तीव्रता होती है वो उसी दिशा में होती है जिस दिशा में P होता है। तो मतलब P cos थीटा इधर है तो अक्षीय स्थिति में तीव्रता E1 थी, तो E1 किधर हो जाएगी, तो हम कहेंगे सर E1 हो जाएगी इधर की ओर, ये दिस विल बी E1। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। अक्षीय स्थिति में तीव्रता जो थी, याद करो कल का लेक्चर मैंने बहुत कायदे से एक्सप्लेन किया था कि अक्षीय स्थिति में जो तीव्रता होती है वो P की दिशा में होती है, तो P cos थीटा इधर है तो तीव्रता भी इधर ही हो जाएगी। और निरक्षीय स्थिति में जो तीव्रता होती है वो P के एंटी पैरेलल होती है, मतलब इसके समांतर होगी लेकिन विपरीत होगी, मतलब इस तरफ हो जाएगी ये, दिस इज, है ना, दिस इज E2। बोलो पहले ये समझ आया कि नहीं आया। पहले मैं यहां से P को हटा के कहीं और रख देता हूं। क्या ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई। क्यों भाई, कल बताया था मैंने कि अक्षीय स्थिति में जो तीव्रता होती है वो जिधर P होता है, तो P cos थीटा के अक्षीय स्थिति में तो P के डायरेक्शन में ही हो गया, लेकिन P sin थीटा के लिए एंटी पैरेलल होता है, यानी समांतर और विपरीत दिशा में तो समांतर हो गया और विपरीत दिशा मतलब P इधर तो ये उधर हो जाएगा। क्लियर है, याद है कल का लेक्चर, बोलो जल्दी से, क्या कल का लेक्चर याद है आप लोगों को, क्लियर है, शाबाश, बहुत अच्छे। तो इस बिंदु पे दो तीव्रताएं हो गई E1 और E2, तो इसका ऑब्वियस सी बात, अब कहो सर ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हमको भी पता है, कुछ नया हो तो बताओ, कि अगर दो दो तीव्रता है तो हमें इन दोनों तीव्रताओं का परिणामी निकाल लेना चाहिए E, जो कि दोनों के बीच में कहीं आएगा, और दोनों क्योंकि समकोण पर हैं, लंबवत हैं, तो आप कहोगे अतः परिणामी तीव्रता, अतः परिणामी तीव्रता निकालो भाई, परिणामी तीव्रता E बराबर अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, बढ़िया लग रहा है। E बराबर अंडर रूट ऑफ, व्हाट इज E1, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा डिवाइडेड बाई r क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 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 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p sin थीटा डिवाइडेड बाई r क्यूब का होल स्क्वायर। सही है, दोनों परस्पर लंबवत हैं भैया, दोनों परस्पर लंबवत हैं, तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वेक्टर पढ़ाया ना, इसीलिए 12 शुरू करने से पहले मैंने हर वो चीज पढ़ा दी जिसकी जरूरत पड़ने वाली है। इसी प्लेलिस्ट का जो पहला वीडियो है 7 घंटे का, उसको देख डालो, इन सब चीजों में कभी कोई समस्या नहीं आई, क्योंकि उसमें हर वो छोटी छोटी चीज मैंने डिस्कस की है जो 12th में आपको जगह जगह जरूरत पड़ती रहेगी। तो आप कहो सर कॉमन क्या है, कॉमन ले लो सर, कॉमन, कॉमन क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर क्यूब दोनों में है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर क्यूब कॉमन लेंगे, क्योंकि दोनों पे होल स्क्वायर लगाए तो कॉमन जो आएगा उस पे भी स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो 2 cos थीटा का स्क्वायर प्लस, अच्छा बड़ा और ब्रैकेट यहां लगाना पड़ेगा, 2 cos थीटा का स्क्वायर प्लस sin थीटा का स्क्वायर। नीचे जाओ भाई, तुम डिस्टर्ब कर रहे हो, है ना। बोलो सिंपल अलजेब्रा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर है, क्लियर है, सिंपली जो कॉमन ले लिया, जो कॉमन था, और क्या। अब कहोगे सर ये स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर क्यूब तो बाहर आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर बचेगा 4 cos स्क्वायर थीटा,
और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा मेरा मन कर रहा है, तुम्हारा भी मन करना चाहिए, 1/4πε0 p/r³, सबको या तो साइन या तो कॉस में बदल लेते हैं, इतना झंझट क्यों लिखा है। तो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 4 cos माइनस कॉस 3 cos बचेगा, तो ई का वैल्यू फाइनली मिल जाएगा 1/4πε0 p/r³ √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। समझ आया? बोलो भाई, समझ आया कि नहीं आया? किसी कोई प्रॉब्लम? 1/4πε0 p/r³ √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अगर आप अक्षीय स्थिति की बात करते हो तो अक्षीय स्थिति के लिए ये कोण हो जाएगा 0, यहां 0 पुट करोगे 3 + 1 4 और √4 2 आ जाएगा। निरक्षीय की बात करेंगे तो 90 पुट करेंगे 0 हो जाएगा 1, यानी कि p/r³। मतलब ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, इसकी सहायता से आप अक्षीय निरक्षीय का फॉर्मूला भी निकाल सकते हो। 0 रखोगे अक्षीय का सूत्र आ जाएगा और 90 रखोगे निरक्षीय का सूत्र आ जाएगा, अपने आप दोनों सूत्र आ जाएंगे, आपको दोनों डेरिवेशन अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। समझ आया? नो प्रॉब्लम, शाबाश। बेटा रहोगे, जिसको समझ में नहीं आया उसके पास दो तरीके हैं, या तो दोबारा पढ़ ले लेक्चर को पीछे करके, और या तो जाके किसी और से पढ़े। अपना मूड यहां काहे फोड़ रहे हो, नहीं आया नहीं आया, उससे कोई फायदा नहीं वाला तुम्हें। समझ में आई बात? नहीं आया तो बैक करो, फिर से पढ़ो। कोई पॉइंट नहीं आया तो ये बताओ, मैं क्यों पूछता हूं समझ में आया, ताकि अगर तुम्हें कहीं पे कोई पॉइंट फंसा हो तो तुम वो पॉइंट बताओ कि सर ये वाली चीज कैसे कर दिए, नहीं आया। तुम कहते सर नहीं आया, तो भाई मेरे फिर कोई फायदा नहीं है, तुमको फिर से बता दीजिए, तो लेक्चरवा पीछे करो, फिर से देखो आराम से। क्लियर है सभी को? ठीक, तो हम लोगों ने किसी सामान्य बिंदु पर भी तीव्रता निकाल ली। कल हम लोगों ने अक्षीय निकाल लिया था, निरक्षीय निकाल लिया था, एक क्वेश्चन भी लगा लिया था उसके ऊपर। एक और प्यारा सवाल आइए आज लेते हैं, अच्छा सवाल एक लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड बना लेते हैं। क्वेश्चन ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, ठीक। यहां पे एक वैद्युत द्विध्रुव, बहुत नालायक है, एक वैद्युत द्विध्रुव यहां रखा हुआ है, ये ऐसे रखा हुआ है, और इसका P का मान दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻5 कूलाम मीटर, ठीक है। और दूसरा वैद्युत द्विध्रुव जो रखा हुआ है वो रखा हुआ है वाई अक्ष की दिशा में ऐसे, और इसका P का मान दिया हुआ है, ये P1 है और P2 है, ये आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको 5 × 10⁻5 है ना। अच्छा इसको 5 कर देते हैं, इसको 12 कर दे, 2 को मैं 12 कर दे रहा हूं, मेरा मन कर रहा है, मत पूछना क्यों किया सर आपने, बस मेरा मन कर रहा है, ठीक है। ये 5 × 10⁻5, ये 12 × 10⁻5 है। एक ऐसे रखा हुआ है ऊपर की ओर, ऐसे रखा हुआ है, एक ऐसे रखा हुआ है। एक्स अक्ष पे कोई बिंदु है, एक्स अक्ष पे कोई बिंदु है जिसका निर्देशांक है 1,0 है ना, इसको मैं पॉइंट P कह दे रहा हूं। आपको P पर बताना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आपको बताना है, ठीक है। आपको बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। कौन कौन बताएगा, जल्दी से आंसर दो। जल्दी जल्दी आंसर दो, इसका आंसर क्या आएगा? देखिए अब ये देखो, मैं एक इनका कमेंट
वो उसमें है, मैं शो कर दे रहा हूं इसको, ये रिव्यू में हाइड हो गया अपने आप। अभी 2 मिनट पहले क्या नाम है, भावेश जी कह रहे थे सर समझ में नहीं आ रहा है। 2 मिनट बात करें कौन कौन फ्री फायर खेलता है। अब मेरे को एक बात बताओ, तुम लोग खुद फैसला करो कि क्या ये गधा पढ़ने वाला है, ये पढ़ने आया यहां पे? नहीं, ये सिर्फ क्लास को डिस्टर्ब कर, ठीक है। 2 मिनट पहले समझ में नहीं आया कमेंट कर रहा है, 2 मिनट बाद फ्री फायर कौन कौन खेलता है। इसका मतलब है ना कि ये पढ़ने नहीं आए, सिर्फ डिस्टर्ब करने आए क्लास को, है ना। सिर्फ कुछ इस तरह का कमेंट करें, कुछ ऐसा, ऐसे जितने भी लोग होते हैं वो सिर्फ यही करने क्लास में आते हैं, वो पढ़ने आते ही नहीं है। तो जिसको पढ़ाना नहीं उसको कहां से समझ में आएगा बताओ। बिल्कुल बेटा सूरज, कॉस को साइन में बदल के भी आप चाहो तो ये फॉर्मूला याद कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप कॉस को साइन में बदल लो, है ना, इसको 1 - 3 sin स्क्वायर लिख के बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मगर आपको हमेशा किताबों में कॉस में लिखा मिलता है ऐसे, इसलिए मैंने वैसे ही लिख दिया। आप साइन में लिख के चले आओ, कोई माइकल लाल गलत नहीं कर सकता। आप यहीं छोड़ के चले आओ तब भी कोई गलत नहीं कर सकता, ये सूत्र भी सही है ना। जो अच्छा लगे आप उस हिसाब से लिख सकते हो। ये तो सिंपल त्रिकोणमिति, आपको जो मर्जी वो आप इसमें कर सकते हो, उसमें क्या है। चलिए मैं कर दूं। चलिए एक बच्चे ने कुछ क्वेश्चन आंसर देने की कोशिश किया है, राखी सैनी जी हैं, 216 × 10⁴। लेट मी चेक, देख लेता हूं मैं। देखो सिंपल, बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं P1 की बात करूं तो P1 के लिए, ये P1 मतलब द्विध्रुव आघूर्ण है। P कहां है बताओ, पहले तुम ही लोग बताओ, तुम ही लोग क्वेश्चन जो कह रहे हैं नहीं हो रहा मुझसे वही हल करेंगे आज सवाल को। P1 के लिए बिंदु P कहां है, आराम से देख के बताओ। इस P1 के लिए बिंदु P कहां है, अक्षीय स्थिति में है, निरक्षीय स्थिति में है, या किसी सामान्य बिंदु पर है, ना अक्षीय ना निरक्षीय, जल्दी बताओ। तुम ही लोग इस सवाल को लगाओगे आज, बताओ। ठीक बेटा, जिसका इसका आंसर आ रहा है मैं देख रहा हूं। अरे एक्स एक्सिस पे दुनिया को दिख रहा है, मैं दुधरू के लिए पूछ रहा हूं नालायक। एक्स एक्सिस पर कब का बताते हो मैं एक्स एक्सिस पे है, अक्षीय है। शाबाश, बहुत बच्चे कह रहे हैं अक्षीय स्थिति में है। ठीक, शाबाश, समझ में आ गया। यानी कि P1 के लिए बिंदु P कहां है, P अक्षीय स्थिति में, कहां है, अक्षीय स्थिति में है, अक्षीय स्थिति में है। अगर P1 के लिए बिंदु P अक्षीय स्थिति में है तो हम कह सकते हैं कि इसके कारण तीव्रता E1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 2P1 डिवाइडेड बाई r³। और मेरे को जरा सारी वैल्यू बता दो तो 9 × 10⁹ × 2 इंटू P1 की वैल्यू कितनी है, 12 × 10⁻5 बटे r कितना है 1, और ये कूलाम मीटर में दिया हुआ है, और कोई यूनिट डिस्कशन नहीं, मतलब ये भी मीटर में ही होगा, तो 1 का क्यूब है ना। तो E1 की वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगी कितना, बताओ भाई कितना आएगा, 12 × 9 = 24 और 24 × 9 = 216। क्या मैंने पढ़ा सही पढ़ा क्या, 24 × 9 = 216 होता है, होता ही होगा, चेक कर लेना तुम लोग। गुणे 10⁻9 ये और -5 ये 4 बचेगा, इतने न्यूटन प्रति कूलाम। क्लियर है, शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड। नाउ फिर आप कहोगे कि सर P2 के लिए बताओ कहां है, P2 के लिए बिंदु P कहां है, P2 के लिए ये P2 है ऐसे y अक्ष पे, और बिंदु P ऐसे है। P2 के लिए बिंदु P कहां है बताओ जल्दी, P2 के लिए बिंदु P कहां है, कहां नजर आ रहा है तुम्हें P2 के लिए, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, P2 के लिए कहां है। निरक्षीय स्थिति में है, शाबाश बहुत अच्छे। तो P2 के लिए निरक्षीय स्थिति में है, तो बिंदु P कहां है, निरक्षीय स्थिति में, कहां है, निरक्षीय स्थिति में है, निरक्षीय स्थिति में है।
अगर P2 के लिए निरक्षीय स्थिति में है तो आप कह सकते हो कि इसके लिए E2 बराबर हम लोग लिखेंगे 9 इंटू 10⁹ इंटू निरक्षीय स्थिति के सूत्र में 2 नहीं होता है, सीधे P होता है, तो P आपका है 5 इंटू 10⁻⁵ डिवाइडेड बाई 1 का क्यूब। तो फाइनली E2 की जो वैल्यू आएगी हो जाएगी 9 पंजे 45 गुणे 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। ये आ गया। अच्छा दिशा की बात कर लें भैया, बिना दिशा के मामला नहीं बनेगा आगे। तो तुम कहोगे सर P1 के लिए उसी दिशा में होती है, यानी कि इसी दिशा में, ये हो गया E1 है ना, और P2 ऊपर की ओर एंटी पैरेलल मतलब नीचे की ओर हो जाएगा E2। तो इनका परिणामी इनके बीच में कहीं आएगा, ठीक है। तो आपको अक्सर अतः परिणामी, अतः अतः परिणामी, परिणामी बताओ मेरे को, E बराबर अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, क्योंकि दोनों परस्पर लंबवत हैं। दोनों क्या हैं? दोनों परस्पर लंबवत हैं, ठीक। तो E1 कितना है? 216 गुणे 10⁴, ये 45 है, तो हो जाए भैया 216 गुणे 10⁴ का स्क्वायर प्लस 45 गुणे 10⁴ का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा कॉमन है क्या? कुछ तो कॉमन होना चाहिए। मुझे लग रहा है 9 गुणे 10⁴ कॉमन है, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। बाकी आप स्क्वायर भी जिसका मन कर रहा है वो 216 का स्क्वायर कर सकता है, मेरा नहीं कर रहा, मैं नहीं करूंगा, है ना। मेरे को कॉमन लग रहा है कि 9 गुणे 10⁴ कॉमन है। तो यहां क्या बचेगा? तो आप कहोगे सर यहां बचने वाला है 9 से भाग देंगे हम लोग, तो अभी 24 9 216 किए थे कुछ देर पहले ना, मतलब यहां 24 ही बचेगा, प्लस यहां 45 में से 9 कॉमन 5 बचेगा, सही है। अच्छा ना मेरा कैलकुलेशन थोड़ा गड़बड़ा गया था, मुझे 12 को 6 करना चाहिए था, तभी 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर बन जाता। थोड़ा सा मैं गड़बड़ कर गया सेट करने में, कोई बात नहीं, मैं भी इंसान हूं, आई एम ऑल्सो एन इंसान, गलतियां मुझसे भी हो जाती हैं। 10⁴ अंडर रूट ऑफ 576 प्लस 25, है ना, सही है। 576 प्लस 601 आएगा क्या? चलो ई का मान आएगा 9 गुणे 10⁴ गुणे अंडर रूट 601। तो फाइनल आंसर लिख देते हैं, ई बराबर 9 अंडर रूट 601 गुणे 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम। ये आपका सही वाला आंसर हो जाएगा। क्या कोई बताया था क्या? सब लोगों ने दोनों का अलग अलग बताया था, शाबाश, कोई बात नहीं। 670, अच्छा हो सकता है अंडर रूट निकालने पे इतना आए, क्यों भाई? इतनी बात सबको क्लियर है? नहीं 670 कैसे आएगा बेटा? हाँ 600 का अगर अंडर रूट की बात करूं लगभग 24 आएगा, तो 24 में 2 16, तो 217 के आसपास इसका आंसर आएगा। आप करके देख सकते हो, 217 गुणे 10⁵ सॉरी 10⁴ है ना, 5 नहीं है, 10⁴ है, ठीक है। 217 के आसपास इसका आंसर आना चाहिए। 217 नहीं, अरे मेरा फोन ही ऑफ है, बैटरी नहीं है बेटा। डायरेक्ट फॉर्मूला सूरज जी कहां होता है इसके लिए बताइए मुझे। एक द्विध्रुव के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, यहां 2 द्विध्रुव रखे हुए हैं, कैसे आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे बताओ मेरे को। कोई तरीका हो तो बताओ, मैं भी समझ जाऊं, अगली क्लास में मैं भी पढ़ा दिया करूंगा, मतलब नेवर माइंड, अगर ऐसा कुछ होता है तो। वाह, विजय सोनकर जी कह रहे 576 को देखो यही है। तुम लोग यार अभी तक क्या पढ़े हो इससे पहले 11th क्लास में, 9th 10th क्लास में? मतलब भाई साहब कह रहे 576 को रूट से बाहर निकाल के 24 लिख दीजिए, है ना, और 25 को बाहर निकाल के 4 लिख दीजिए, तो सर 25 4 29 लिख दीजिए इसको, सॉरी 25 को 5 लिख दीजिए, तो 24 5 29 लिख दीजिए इसको, है ना। क्या गणित है, वाह। ऐसे ऐसे बेटा क्यों करते हो ऐसे सब तुम लोग हरकतें? ऐसी हरकतें करते क्यों तुम लोग, मैं समझ नहीं पाता हूं। हाँ भाई क्लियर है सभी को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? लो P2 के लिए E2 कैसे विपरीत होगा ये जानने के लिए कल का लेक्चर देखें, वो कल पढ़ाया गया है,
ठीक है। अरे कोई बात नहीं, बच्चा है, गलतियां हो जाती हैं, आज के बाद गलती नहीं करेगा, वो समझ गया होगा, समझ गया होगा गलती हुई है मुझसे, अब नहीं करेगा वो। मजाक उड़ान रहे थे, मजाक कर रहे थे, दोनों बातों में अंतर होता है, दिल पे मत लेना तुम। चले आगे चला जाए, आगे चला जाए। इस तरह क्वेश्चन आएगा, आप लोग कर सकते हो। एक क्वेश्चन बहुत एकदम लल्लू लाल क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, करके जरूर देना इसको, मेरे को नहीं बहुत मारूंगा मैं, समझ लेना। एक को घर से घसीट घसीट यहां बुला बुला इलाहाबाद मारूंगा मैं। ये मूल बिंदु वो है, ठीक है, और एक द्विध्रुव ऐसे रखा हुआ है, द्विध्रुव कलर बदल देते हैं, एक द्विध्रुव ऐसे रखा हुआ है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण है 2 × 10⁻⁴ कूलाम मीटर, है ना, ये दिया हुआ है। और आपसे कह रहा है कि एक ये पॉइंट है 2,2 और ये मीटर में ही है, मैं बोल दे रहा हूं ना, ये मीटर में ही है, ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में, वाई एक्सिस पे ये भी क्या है, मीटर में है। ये 2,2 है। आपको बताना है कि पॉइंट 2,2 पर इसके कारण, पॉइंट 2,2 पर इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। बताने वाले को 2 रुपए नगद पुरस्कार अभी का भी दूंगा मैं, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। क्वेश्चन का रिपीट करना है। द्विध्रुव आघूर्ण दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, एक बिंदु दिया हुआ है और इस बिंदु पे मुझे तीव्रता चाहिए, सिंपल क्वेश्चन है। इसमें केवल एक ही वैद्युत द्विध्रुव है, और आसान क्वेश्चन है ये तो और आसान क्वेश्चन, इसमें केवल एक वैद्युत द्विध्रुव है। जल्दी बताओ भैया, इतना समय क्यों ले रहे हो तुम लोग, कैलकुलेशन कर रहे हो, कितना देर कैलकुलेशन करोगे। मैं इंतजार कर रहा हूं, अगर मुझे सही आंसर मिल गया तो मोगेम्बो खुश हुआ। हाँ बेटा, सूरज रावत ना तो अक्षीय स्थिति में और ना ही गक्षीय स्थिति में है, दोनों में नहीं है ये, तो कैसे लगाएंगे, बुद्धि लगाइए। 9 × 10⁵ एक आंसर आया है, 2 × 10⁵ दूसरा आंसर आया है, और बस इतने ही है। 2 × 10⁴ भी एक आंसर आया है, तो ऐसे करके बहुत ढेर सारे आंसर्स आ रहे हैं। 9/4 × 10⁵, 9 × 10⁵, 2 × 10⁵, 4 × 5 × 3, 45 केवल। 36 × 10⁵, 2.2, 5 × 10⁵, 42.66 × 10⁵। चलो अभी कोई आंसर रिपीट नहीं हुआ, कमाल की बात यह है। अब लेकिन इन्हीं में से कोई एक आंसर सही हो जाए तो मतलब अच्छा लगेगा। कैसे करेंगे, देखिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन में आपको घुमा दिया है, बस इसको इससे आप मिला देंगे, तो किसी सामान्य बिंदु वाला सवाल, लेकिन आपको सामान्य बिंदु पे तो r, दिया रहता है, जरूरी है तुम्हारे हिसाब से क्वेश्चन वाला देगा, अपने हिसाब से तुम बदल लो सवाल को। ये 2,2 का मतलब हो गया ये भी 2, ये भी 2, ये समकोण होता है, मतलब ये हो गया 45 डिग्री, है ना, और ये 2 तो ये हो जाएगा 2√2। पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, √2² + 2², ये आएगा 2√2, मतलब r कितना हो गया 2√2, थीटा कितना हो गया 45 डिग्री। E बराबर फॉर्मूला होता है 1/4πε0 2p, नहीं 2p नहीं था, केवल क्या था, केवल p/r³ √3 cos² θ + 1, ये था फॉर्मूला, है ना, ये था भैया फॉर्मूला। अब तो सब लोग लगा लोगे, 9 × 10⁻9 × p का मान दिया हुआ है 2 × 10⁻⁴ बटे r³ का वैल्यू दिया हुआ है, कहां गया r, 2√2 का पावर 3 √3 cos² 45 डिग्री + 1। चलो सॉल्व करते हैं। E की वैल्यू आ जाएगी 9 × 10⁻9 × 2 × 10⁻⁴ बटे
ये हो जाएगा 2 दूना 4 गुना 8, √2 का क्यूब करेंगे तो 2 √2 आ जाएगा, है ना। गुणा भाग करना, देखो मैं गलती करता हूं इसलिए मेरे साथ करते रहा करो, कहीं हो मेरे से गलती तो बता दिया करो। गुणे √3 cos 45 होता है 1/√2, स्क्वायर कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। चलिए 2 से 2 निपटा लेते हैं, तो ई का वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगा 9 गुणे 10 की घात 5 बटे 8 √2। इसको सॉल्व 3/2 आएगा, तो 3 एकम 3, तो 3 2 5 बटे √2, तो √5 बटे √2 है ना। तो √2 2 हो गया, तो ई की वैल्यू आ गई 9 √5 बटे 16 गुणे 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम, ये आ गया। सही है। अब आप लोग यहां पे √5 का मान चाहे तो निकाल के रख लो, सॉल्व कर सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। ये लगभग आएगा 2.2 के अप्रॉक्स आएगा, तो 9 दूना 18, 9 दूना 18, तो 198, लगभग 20/16, 5/4 यानी कि 1.25 के आसपास आंसर आएगा। करके देख लो, ये मेरा कैलकुलेशन है, गलत भी हो सकता है, हाँ हाँ करके देख लो, शायद आंसर ये सही हो। ठीक है, 1.25 10⁵ के आसपास, मतलब मैंने ओरल कर दिया इतना कुछ यार। अब तुम समझते हो इतना कुछ ओरल किया, कहीं ना कहीं गलती भी की होगी। हाँ, 905/16 इज द करेक्ट आंसर। हाँ बेटा, डेली 4 बजे मैं प्रकट हो जाता हूं। मजा आ गया, मजा लेते रहो, ठीक है, मजा लेते रहो, मजा लेना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, कल फिर मिलते हैं इसी समय पे, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, गुड नाइट।